प्रिय छात्रों, मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है के आगे का भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। आगे है, पहले भी हम जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें, और जब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर जब बस गए तो राजाओं और ब्राह्मणों के जिम्मे समाज की जिम्मेदारियां सौंपी गई, और ये सौंपा गया कि वो विद्या और राजनीति विद्या और नियम, समाज के लिए नियम, नीति, कानून, ये सब समाज में प्रचारित करें, सबको शिक्षित करें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, और आज भी राजा और ब्राह्मण अगर चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण विकास करता जाए, क्योंकि इन्होंने ही हिंदुस्तान को तरह तरह के नियमों में, तरह तरह के आडंबरों में, तरह तरह की समस्याओं में बांध रखा है, तरह तरह के विभेदों में बांध रखा है। जात की व्यवस्था, तमाम सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक कुरीतियाँ, इन तरह तरह की चीज़ों में इन लोगों ने ही बांध रखा है। अगर ये चाहें तो इन सबसे मुक्त करके आज भी भारत को मुक्त कर सकते हैं, समाज को मुक्त कर सकते हैं, और इस तरह से देश प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण ही निरंतर प्रगति कर सकता है। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है, और ये लोगों को चाहिए कि ये समाज को स्वस्थ और आडंबरहीन शिक्षा दें, लेकिन लोगों को सिखाएं, पढ़ाएं, समझाएं, लेकिन ये लोग खुद ही निकम्मेपन से घिर गए हैं, आलसी हो गए हैं। तो अब ये लोग करने से रहे। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि हम इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की नालियों से जो ताराग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो ब्राह्मण हैं, इनकी भर्त्सना करते हुए भारतेंदु जी कहते हैं कि इनके पुरखों को, इनको लाज नहीं आ रही है, इतने आलसी हो गए हैं, इतने विद्याहीन हो गए हैं कि इनके जो पुरखे हैं, इनके जो पूर्वज हैं, वह जंगलों में रहते थे, और जंगलों में रहने वाले इनके पूर्वज बांस की नलियों से बांस की नली से आसमान में तारों की गति को देख करके, और जो उनकी गति का जो मापन किया है, जो तारों की गति उन नलियों से, बांस की नलियों से देख करके जो तारों की गति का मापन किया है, वह वैसी ही सटीक है जैसे 16 लाख रुपए में इंग्लैंड में या विलायत यानी इंग्लैंड में जो दूरबीन बनी है, उस दूरबीन से जो गति आज मापी जाती है, जितना आती है, वही गति हमारे पूर्वज अपनी बांस की नलियों से आसमान की गति को देख करके उन ग्रहों की, तारों की गतियों को निर्धारित किए थे। तो कहने का मतलब कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो लाखों रुपए, इतना वैज्ञानिक अनुसंधान, इतना पठन पाठन, इतना वैज्ञानिक अनुसंधान और इतना लाखों रुपया खर्च करने के बाद जो विलायत में, इंग्लैंड में जो एक दूरबीन बनी, उस दूरबीन से जो तारों की गति मापी जाती है, वह तारों की गति का माप आया है, वही माप हमारे पूर्वजों ने जंगल में रह कर उन बांस की नलियों से आसमान को देख करके तारों की गति का माप जो दिया, दोनों माप बराबर हैं, दोनों सटीक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति के लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि तब जबकि हमारे पास संसाधन नहीं थे, हम जंगलों में रहते, उन लोगों के पास संसाधन नहीं थे, वो जंगलों में रहते थे, बांस की कोई यंत्र नहीं था उनके पास, वो बांस की नलियों से अपने बुद्धिमत्ता से, अपने विद्वता से उस तारा ग्रहों की गतियों को मापे थे।
लेकिन आज तो हमारे पास अंग्रेजी विद्या के और उन्नति के तमाम लाखों पुस्तकें उपलब्ध हैं, तमाम यंत्र बन करके तैयार हैं, तब भी इन पुस्तकों का अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं, इन यंत्रों का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। नगर निगम में एक कूड़ा फेंकने की गाड़ी होती है। उनका कहने का मतलब कि हम लोग कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी हैं। जिस तरह से उस गाड़ी में कूड़ा कचरा हमेशा भरा रहता है, उसी तरह से हमारे मनों में हमेशा आलस्य, कलह, दुर्गुण, विद्वेष, ऊंच नीच की भावना, आपसी वैमनस्यता या इस तरह के दुर्गुण भरे हुए हैं। या यूँ कहें कि जिस तरह से उस कूड़ा करकट फेंकने वाली गाड़ी को ठेलना पड़ता है, ठेल करके ले जाना पड़ता है, उसी तरह से हमारे दिमाग में, हमारे मनों में, हमारे दिमाग में जो तरह तरह के सामाजिक कुरीतियाँ, तरह तरह के दुर्गुण, आलस्य, निकम्मापन और जो ऊंच नीच के भेदभाव, कलह, दुर्गुण, अहंकार, ये सब जो भरा हुआ है, इन सब को उतराते हुए हमें किसी ऐसे नेता की, किसी ऐसे प्रेरणादायी व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें ठेल करके आगे की ओर ले जाए, हमें आगे की ओर ले जाए। तो इस तरह से हम निरी चुंगी की खतवार फेंकने वाली गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। जिस समय वो ये भाषण दे रहे हैं, उस समय की बात वो कह रहे हैं कि ऐसे समय में 1884 के समय में पूरे दुनिया में उन्नति के लिए घुड़दौड़ मची हुई थी। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की, ताजिकिस्तान, आज सभी लोग अपने देश की उन्नति के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे और अपने देश की उन्नति के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे, अपने देश की उन्नति के लिए प्रयास कर रहे थे। फिर सबके जी में यही है कि पाला हम ही छू लें और सब यही चाहते हैं कि हम इन देशों से आगे बढ़ जाएं। कौन? अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की, ताजिकिस्तान वाले, ताजिक, सभी ये चाहते थे कि हम सबसे अधिक मेहनत करके अपने देश को उन्नति के उस रास्ते पर ले जाएं, उन्नति के उस शिखर तक पहुंचाएं कि दूसरा देश हमारे यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, उस पाला हम ही छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए देख करके भी लाज नहीं आती। जापान के लोग छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें जापानी टट्टू कहा, और काठियावाड़, जो गुजरात का काठियावाड़ है, वहाँ के लोग बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो लंबे लंबे काठियावाड़ गुजरात के लोग लंबे काठियावाड़ी घोड़े की तरह से हैं। लेकिन जो जापान के लोग हैं, जो छोटे छोटे हैं, जो टट्टू की भांति हैं, वो टट्टू की भांति वाले घोड़े जो जापान के लोग हैं, वह अपनी तेज़ी से अपने देश की उन्नति कर रहे हैं, अपने देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। उनको देख करके भी इन भारी भरकम काठियावाड़ी घोड़ों को, अर्थात भारतीयों को, अभी समझ में नहीं आ रहा है, अकल नहीं आ रही है कि हम भी अपने देश की उन्नति करें। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। वो कह रहे हैं कि ये ऐसा समय है कि जो इस समय पीछे रह गया, करोड़ों उपाय कर दे, लाखों उपाय कर ले, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो बहुत पिछड़ जाएगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उस पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये उन्नति का घुड़दौड़ मची हुई है, विकास की घुड़दौड़ मची हुई पूरी दुनिया में, ऐसे में भी अगर कोई कमबख्ती करता है, कोई किसी की आंखों पर मूर्खता की पट्टी बंधी हुई है, अगर वो अपने में ही उलझा हुआ है, आलस्य करता है, कर्म नहीं करता है, अपने देश की उन्नति का प्रयास नहीं करता है, तो उसके ऊपर ईश्वर का कोप ही, उसके ऊपर ईश्वर का अभिशाप ही माना जाना चाहिए।